1964 में $8,000 की सेल्स करके $240 का प्रॉफिट रजिस्टर करने वाली सबसे फेमस स्पोर्ट्स वियर ब्रांड नाइक आज हर रोज लगभग $14 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट करती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेब्रॉन जेम्स और माइकल जॉर्डन जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स भी इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जस्ट डू इट का स्लोगन देने वाली नाइक कंपनी का फाउंडर खुद एक फेल्ड एथलीट था। इतना ही नहीं, इस बिजनेस की शुरुआत उसने किसी शोरूम या लोकल शॉप से नहीं, पर कार की डिग्गी से शूज बेचकर की थी। आखिर कैसे तय किया नाइक ने $0 से बिलियन तक का सफर? ये कहानी है कभी ना हारने वाले जज्बे की। ये कहानी है नाइक के फाउंडर फिल नाइट की। 1960 की एक रात फिल नाइट अचानक सोते सोते चिल्लाए। उन्होंने एक बहुत बुरा सपना देखा जहां उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था। लेकिन सिर्फ ये एक सपना नहीं था, फिल अपनी रियल लाइफ में भी एक ऐसे ही हाई स्ट्रेस सिचुएशन को फेस कर रहे थे जहां उनके बचपन का सपना टूटने की कगार पर था। दरअसल फिल शुरुआत से ही काफी तेज दौड़ते थे और उनकी लाइफ का ड्रीम था एक ग्रेट एथलीट बनना। एक दिन मॉर्निंग रन के दौरान उन्हें ये एहसास हो गया कि उनके कई सालों के रनिंग प्रैक्टिस एफर्ट्स और हार्डवर्क के बाद भी वो अपने स्टेट के तो चैंपियन बन गए थे, पर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर उनका कहीं नामो निशान भी नहीं था और इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप भी नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी 24 इयर्स के हो चुके थे। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर फिल ने इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि ये उनके रनिंग करियर का द एंड था। He was talented but not exceptional. फिल ने उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में MBA के लिए एनरोल किया, जहां से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक प्रोजेक्ट रिसर्च के दौरान फिल एक थीसिस लिख रहे थे जिसका टाइटल था कैन जापानीज स्पोर्ट शूज डू टू जर्मन स्पोर्ट शूज व्हाट जापानीज कैमरास डिड टू जर्मन कैमरास। दरअसल अपनी लो प्राइस एंड बेस्ट क्वालिटी की वजह से अमेरिका में जापानीज कैमरास ने जर्मन कैमरास को रिप्लेस कर दिया था, और फिल का मानना था कि सिमिलरली जापानीज स्पोर्ट शूज भी जर्मन स्पोर्ट शूज एडिडास और प्यूमा के साथ वही कर सकते हैं। क्योंकि फिल को ये बहुत अच्छे से पता था कि उस पीरियड में जापान फुटवेयर इंडस्ट्री में काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि जापान में शू मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट भी काफी कम ही थे। फिल ने अपना आइडिया पूरे क्लास में प्रेजेंट किया, लेकिन किसी ने भी इस थियरी को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उस समय एडिडास और प्यूमा अमेरिकन मार्केट्स में छाए हुए थे और उनकी रिप्लेसमेंट लगभग इम्पॉसिबल लग रही थी। लेकिन फिल को अब अपना रास्ता मिल चुका था। वो एग्जैक्टली जानते थे कि उन्हें अब अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। जापान से शूज इंपोर्ट करके यूएस में सेल करने का आइडिया एग्जीक्यूट करना फिल के लिए उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें ना तो इंपोर्ट बिजनेस का कोई नॉलेज था और ना ही कोई सेलिंग एक्सपीरियंस। लेकिन ये आइडिया अब उनका ड्रीम बन चुका था। डिग्री कंप्लीट करते ही फिल ने अपनी पूरी सेविंग्स इकट्ठा की और फ्लाइट लेके निकल पड़े जापान के लिए। जापान जाकर वहां डिफरेंट ब्रांड्स के शूज एक्सप्लोर करने लगे। एथलेटिक्स बैकग्राउंड होने की वजह से शूज की क्वालिटी एंड डिटेलिंग समझना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इसीलिए मार्केट में सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद फिल ने ओनित्सुका कंपनी के टाइगर ब्रांड के शूज को इंपोर्ट करने का प्लान बनाया और फाइनली ओनित्सुका कंपनी में कॉल करके एक अपॉइंटमेंट भी बुक कर ली। मीटिंग से पहले फिल काफी नर्वस थे, क्योंकि एक यंग लड़का विद एब्सोल्युटली जीरो बिजनेस एक्सपीरियंस जापान की बेस्ट स्पोर्ट शूज कंपनी से पार्टनरशिप करने के लिए निकल पड़ा था। और ऊपर से ओनित्सुका के एक एग्जीक्यूटिव ने मीटिंग की शुरुआत में ही फिल से उनकी कंपनी का नाम पूछ लिया, विच वॉज वेरी ऑब्वियस। तब फिल थोड़ा नर्वस हो गए, पर अगले ही पल उनके दिमाग में अपने रेसिंग में जीते हुए मेडल्स की ब्लू रिबन्स फ्लैश हुई, जिस पर उन्होंने कहा कि वो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ऑफ पोर्टलैंड ओरेगन को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि उस समय ऐसी कोई कंपनी रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसके बाद फिल ने अपने थीसिस के बेसिस पर एक ऐसी प्रेजेंटेशन दी जिससे कि ओनित्सुका कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स काफी इंप्रेस हो गए और एट द एंड ऑफ द मीटिंग वो खुद ही फिल को यूएस में टाइगर ब्रांड के शूज सेल करने के लिए पिच करने लगे। फिल ने झट से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया एंड इट वाज अ डील। फिल ने ओनित्सुका को $50 पे किए और कुछ ट्रेनिंग शूज के सैंपल्स अपनी एड्रेस पर शिप करने को कहा और यूएस लौट गए और टाइगर शूज के सैंपल्स का इंतजार करने लगे। 4 महीने बीतने के बाद भी जब सैंपल्स नहीं आए तो फिल के पेरेंट्स ने उनसे कहा कि उनके साथ स्कैम हुआ है और वो अपने इंपोर्ट के आइडिया को ड्रॉप करके कोई जॉब ज्वाइन कर लें। फिल इस समय चीटेड सा महसूस करने लगे और बहुत दुखी मन से उन्होंने एक कंपनी के अंडर अकाउंटेंट की जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली। फिल शू बिजनेस की उम्मीद ऑलमोस्ट छोड़ चुके थे, लेकिन 1 साल बाद 1963 की एक सुबह फिल को एक फोन आता है कि उनका जापान से कोई कंसाइनमेंट आया हुआ है जिसमें कि 12 शूज हैं। जिसे सुनकर फिल बहुत खुश हुए और उन शूज को तुरंत अनबॉक्स किया। लेकिन फिल को अपने इन इंपोर्टेड शूज पर एक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत थी।
इसीलिए वो अपने रनिंग कोच बिल बोवरमैन के पास गए। बिल उन दिनों रनिंग की दुनिया के एक हाईली रिस्पेक्टेड फिगर थे जो हमेशा रनिंग शूज में इंप्रूवमेंट करने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। वो बिना पूछे ही अपने स्टूडेंट्स के शूज ले लेते थे और उनको टीयर करके ऐसे मॉडिफिकेशंस करते थे जो उन शूज को लाइटवेट बना देते थे और इससे उन एथलीट्स की परफॉर्मेंस अचानक से ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाती थी। फिल ने टाइगर शूज के सैंपल्स बोवरमैन को दिखाए और अपना बिजनेस प्लान समझाया। टाइगर शूज की क्वालिटी और फिल के प्लान से बिल बोवरमैन काफी इंप्रेस हो गए और ऑन द स्पॉट फिल को 50% पर बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर दे दिया। फिल के लिए बोवरमैन एक गॉड लाइक फिगर थे जो रनिंग शूज को लेकर काफी पैशनेट थे। इसीलिए दोनों के बीच डील स्ट्राइक हो गई और वो दोनों ऑफिशियली 50-50% के पार्टनर थे उस ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी के जो एक्चुअली में अब एग्जिस्टेंस में आई थी। फिल ने ओनित्सुका कंपनी को एक लेटर लिखकर टाइगर शूज सेल करने के लिए वेस्टर्न यूएसए में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स राइट्स मांगे और साथ ही $1000 की कॉस्ट पर 300 पेयर ऑफ शूज का ऑर्डर भी कर दिया। इस बार शूज टाइम पर आ गए और ब्लू रिबन स्पोर्ट्स को टाइगर शूज ब्रांड के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी मिल चुके थे। फिल ने अपने अकाउंटेंट की जॉब से भी रिजाइन कर दिया ताकि वो अपने न्यू बिजनेस पर फोकस कर सके। फिल के पास अब कोई ऑफिस नहीं था जहां वो शूज को स्टॉक कर सके या बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल कर सके। इसीलिए उसने अपने पेरेंट्स के घर के बेसमेंट को ही ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का ऑफिस बना लिया। फिल ने कई लोकल स्पोर्ट्स शॉप्स में टाइगर शूज स्टॉक करने की रिक्वेस्ट की पर किसी ने भी फिल को सीरियसली नहीं लिया और एक अनजान जापानीज ब्रांड के शूज को अपनी शॉप्स पर स्टॉक करने से साफ साफ मना कर दिया। फिल पहले तो थोड़ा निराश हुए पर फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कार की डिग्गी में ही शूज बॉक्सेस स्टफ करके सेल करेंगे। इसके बाद यूएस में जहां कहीं भी एथलेटिक्स कंपटीशन होता फिल वहां पहुंच जाते और टाइगर ब्रांड्स के शूज को प्रमोट करते। क्योंकि फिल खुद भी एक रनर रह चुके थे इसीलिए वो दूसरे एथलीट्स की प्रॉब्लम से अच्छे से कनेक्ट कर पाते थे और उन्हें डिजायर्ड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते थे। फिल की मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनकी फर्स्ट कंसाइनमेंट के 300 पेयर्स आसानी से हाथों हाथ बिक गए जिससे कि उन्हें $2000 का फर्स्ट प्रॉफिट हुआ। फिल ने उसे री इन्वेस्ट करके 900 पेयर्स का नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस किया और कंपनी के लिए सेल्स पर्सन भी हायर किए। पहले साल में बीआरएस ने $8000 और नेक्स्ट ईयर यानी कि 1964 में $20,000 की सेल्स जनरेट कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने सैंटा मोनिका में अपना एक आउटलेट खोला जहां से वो अब बिजनेस ऑपरेट करने लगे। एक तरफ फिल बिजनेस साइड ऑफ ऑपरेशन देख रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए इनोवेशंस बिल बोवरमैन हैंडल कर रहे थे। वो आने वाली हर शिपमेंट के शूज में मॉडिफिकेशन करते, फिर नोट्स बनाकर ओनित्सुका कंपनी को भेजते जिससे धीरे धीरे करके वो शूज अमेरिकन के लिए कस्टमाइज होने लगे। 1968 में बिल बोवरमैन ने जॉगिंग से रिलेटेड एक बुक लिखी जो कि सरप्राइजिंगली मिलियंस में सेल होने लगी, जिससे कि अमेरिकन में जॉगिंग का क्रेज बन गया और इसी वजह से जॉगिंग शूज की डिमांड स्काई रॉकेट करने लगी। तब फिल और बोवरमैन ने टाइगर शूज में अपने अब तक के सबसे यूजफुल मॉडिफिकेशंस करके लॉन्च कर दिया और जिसे उन्होंने नाम दिया कॉर्टेज। और यही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ उनके बिजनेस के लिए, क्योंकि कॉर्टेज डिजाइन इतने पॉपुलर हुए कि 1969 में ये यूएस मार्केट में बिकने वाले नंबर 1 बन गए, जिसकी बदौलत ब्लू रिबन्स ने एक साल में $3 लाख की सेल्स अचीव कर ली। फिल के लिए सब कुछ सही चल रहा था लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ओनित्सुका कंपनी के मन में लालच आ गया था, जिसने फिल के सामने डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स के बदले बीआरएस में 51% स्टेक अक्वायर करने की शर्त रखी। मींस इनडायरेक्टली वो बीआरएस के मालिक बनना चाहते थे, जो कि ऑब्वियसली फिल एंड बोवरमैन को मंजूर नहीं था, जिस वजह से 1971 में फिल ने उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दिया। बोवरमैन और फिल को ये कॉन्फिडेंस था कि वो कॉर्टेज के प्रोडक्शन खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो डिजाइन बोवरमैन ने ही इन्वेंट किया था और यहीं से नींव पड़ी खुद के ब्रांड के शूज मैन्युफैक्चर करने की, जिसके लिए उन्हें नया नाम और लोगो की जरूरत थी। एक एम्प्लॉय के सजेशन पर ब्रांड नेम ग्रीक के विक्ट्री गॉडेस नाइक के नाम पर रखा गया और लोगो बनाने के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर किया गया, जिसके कई सारे डिजाइन में से एक थिक चेक मार्क को फाइनलाइज किया गया। इसके बाद थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को शूज बनाने के लिए हायर किया गया। फिल ने उन्हें अपने डिजाइन्स भेजे और मैन्युफैक्चरिंग हो गई स्टार्ट और फाइनली 30th ऑफ मई 1971 को नाइक्स पूरी दुनिया के लिए ऑफिशियली लॉन्च हो गए। लेकिन अनलाइक टुडे नाइक को कोई नहीं जानता था, प्लस प्यूमा, एडिडास और अब खुद टाइगर जैसे बड़े ब्रांड्स नाइक को कड़ी टक्कर दे रहे थे मार्केट में। इसीलिए फिल ने एक ऐसी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज की जो 1970s में कोई नहीं कर रहा था। उन्होंने देखा कि दूसरे रनर्स भी उसी ब्रांड के शूज प्रेफर करते थे जो वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स पहनते थे।
इसीलिए नाइक ने उस समय के बेस्ट रनर स्टीव प्रीफंटेन के साथ में एनुअली $5,000 की डील करके नाइक को प्रमोट करवाया, जिससे नाइक के सेल्स शूट अप हो गए और इसी के साथ नाइक एथलीट ब्रांड एंडोर्समेंट करने वाली पहली कंपनी बन गई। फिल ने अपने एक्सपीरियंस, बोवरमैन के शू डिजाइन्स और एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को यूज करके नाइक को ग्रो किया। एज अ रिजल्ट 1980 तक नाइक $270 मिलियन की सेल्स टच करके एडिडास को बीट करके यूएसए की सबसे बड़ी एथलेटिक शू कंपनी बन चुकी थी। नाइक का फोकस हमेशा से अपने शूज को स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट बनाने का था। लुक्स और स्टाइल कभी उनकी प्रायोरिटी थी ही नहीं। लेकिन लेट 1980s में फैशन ट्रेंड और एथलेटिक शूज के टेस्ट में मेजर चेंज आने लगे। लोग अब बेटर परफॉर्मेंस के साथ साथ स्टाइल और लुक्स भी डिमांड कर रहे थे, जिस वजह से रीबॉक ने कुछ ही समय में नाइक को ओवरटेक कर लिया। लेकिन फिल ने मार्केट के इस सेंटीमेंट को पहचान लिया और माइकल जॉर्डन, जो कि उस समय बास्केटबॉल के इमर्जिंग प्लेयर थे, और फिल को ये पता था कि वो फ्यूचर में एक लेजेंडरी प्लेयर बनकर उभरेंगे। इसीलिए नाइक ने उनके साथ ब्रांड एंडोर्समेंट साइन किया और उनके नाम पर एयर जॉर्डन नाम के बास्केटबॉल स्नीकर्स भी लॉन्च किए। एयर जॉर्डन के पहले बास्केटबॉल शूज काफी डल और बोरिंग होते थे, लेकिन नाइक ने जॉर्डन रेंज को बोल्ड कलर्स और स्टाइलिश डिजाइन्स में इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि उसका क्रेज अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छा गया और यहीं से शुरुआत हुई स्नीकर कल्चर की। लॉन्च के पहले ही साल एयर जॉर्डन ने अपने स्टाइल और परफॉर्मेंस के दम पर नाइक की सेल्स को $100 मिलियन तक पहुंचा दिया और नाइक ने रीबॉक को ओवरटेक कर लिया। इस हिस्टोरिकल सक्सेस के बाद नाइक कभी नहीं रुका और 1990s में ग्लोबली एक्सपेंड करके हर कंट्री का मार्केट कैप्चर कर लिया। शूज के अलावा और भी स्पोर्ट्स वेयर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके नाइक आज 12 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड बन गई है। फिल और नाइक की जर्नी सचमुच बेमिसाल है, जिसका सबसे बड़ा लेसन है एग्जीक्यूशन, जो कि टैग लाइन भी है, जस्ट डू इट। आपको नाइक की जर्नी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग स्टोरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।